नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी हेमरेजिक कंडीशन में। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स से अपन लगातार जो 3 डिजीज कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे, जिनमें शामिल थी अबॉर्शन, एक्टोपिक और मोल। ये तीनों कंडीशन भी हेमरेज कैटेगरी की थी। लेकिन वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि हेमरेजिक कंडीशन को 2 में डिवाइड किया था अपन ने, अर्ली हेमरेज और लेट हेमरेज। वायबिलिटी से पहले वाले, वायबिलिटी के बाद वाले। अर्ली वाले चैप्टर को अपन क्लोज कर चुके हैं और लेट हेमरेज इन प्रेगनेंसी हेडिंग जो बनकर आती है, वही हेडिंग इस नाम से कहलाती है जो आपके बोर्ड पर अवेलेबल है, एंटीपार्टम हेमरेज। लेट प्रेगनेंसी हेमरेज जो टर्म है, वायबिलिटी के बाद जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, उस कंडीशन को अपन एंटीपार्टम हेमरेज और एपीएच से डिनोट करते हैं। जहां प्रीवियस के सभी लेक्चर जिनमें अबॉर्शन, एक्टोपिक, मोल का डिस्कशन चला था, वहां फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग 22 वीक से पहले हो रही थी, जिस समय बच्चे में वायबिलिटी नहीं आई थी और उसके मरने के चांस ज्यादा थे। यहां एंटीपार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग वायबिलिटी के बाद है, 28 वीक के बाद है, बच्चे में जीवित रहने के लिए लेसेथिन, स्फिंगोमाइलिन डेवलप हो चुके हैं। तो यहां क्या मैनेजमेंट क्राइटेरिया होगा, कौन सी डिजीज कंडीशन इंक्लूड होगी, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले कंफर्म कर लें खुद को कि लेट प्रेगनेंसी हेमरेज का ही दूसरा नाम एंटीपार्टम हेमरेज या फेमस एपीएच है, सामने बोर्ड पे अवेलेबल। अब इस एपीएच में अपन को कौन सी बीमारियां पढ़नी है? जहां अर्ली हेमरेज में आप लोगों ने 3 बीमारियां पढ़ी थी, एपीएच में कितनी बीमारियां पढ़नी है, उसके लिए एक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखिए जो हमें आइडिया देकर के जाएगा कि एपीएच अपने अंदर किसे इंक्लूड करता है। तो एक प्रेजेंटेशन सामने बोर्ड पे अवेलेबल है, यहां देखें। कंप्लीट एपीएच में मिलने वाली कंडीशंस का विद इंसिडेंस प्रेजेंटेशन सामने बोर्ड पर है। जहां फोकस करना, अटेंशन देना है, उसी पे गौर करेंगे। 1 बाय 1 देखें। एपीएच के अंदर 70%, 70% कम नहीं होता दोस्तों, प्लेसेंटल ब्लीडिंग कही जाती है, जहां फेमस नाम प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव प्लासेंटा होते हैं। 70% एपीएच के अंदर इन्हें शामिल किया जाता है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव प्लेसेंटा। यही 2 हमें भी पढ़नी है। कारण उसका आगे देख सकते हैं। 70% के बाद में 25%, ये बात मेजर हो गया, 25% के लिए लिख रखा है अनएक्सप्लेन, मतलब जो अपने पास टर्म आती है इडियोपैथिक, पता नहीं किस कारण से। जिसका इसको पता नहीं तो हमें कैसे पता होगा। तो 70 और 25, 95% काम हो गया। रिमेनिंग 5% में एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा के अंदर ये कंडीशन शामिल की गई है, इंक्लूड की गई है। देखें, नाम लिखा हुआ है सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल कैंसर, वेरिकोज वेन और लोकल ट्रॉमा। तो इनका वेटेज ओनली 5% है। तो 5% वेटेज के कारण ये माइनर कंडीशन हो गई। तो यहां पे पहली बात ये कि लेट प्रेगनेंसी का मतलब एपीएच है। एपीएच में जो मेजर परसेंटेज हमें पता है वो प्लासेंटा वाले कारण है, और जो माइनर है वो 5% वाले हैं। बीच वाले छुपा दिए 25, क्योंकि वो अननोन है। लो, बीच में मैं खड़ा हो जाता हूं, एक तरफ 70%, एक तरफ अपने पास 5%। तो यहां पे अपने पास सामने ये अवेलेबल है, जिससे हमें पढ़ने का एक क्राइटेरिया मिल गया। वो क्राइटेरिया क्या मिला कि हमें जो मेजर कंडीशन पढ़नी है वो प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव प्लासेंटा है। इनके बारे में अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, या आप कहो तो सामने जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसी से एक एमसीक्यू अपन बना देते हैं। क्या एमसीक्यू है, गौर से सुनिएगा। सामने आपको 70% में प्लासेंटा प्रीविया, एब्रप्टिव प्लासेंटा दिख रहा है।
5% में सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल कैंसर, बाकी कंडीशन दिख रही है। क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट इंक्लूडेड अंडर एपीएच? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट इंक्लूडेड अंडर एपीएच? ऑप्शन नंबर 1 प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर 2 सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर 4 अब्रप्टिव प्लासेंटा। तो वहां देखें गौर से, सामने जो ऑप्शन दिए गए उनमें एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो था वो अर्ली प्रेगनेंसी वाला था, बाकी 3 चाहे प्लासेंटा प्रीविया हो, एब्रप्टिव हो या सर्वाइकल कैंसर हो, एपीएच में शामिल किए जाते हैं। सेकंड बात, प्लासेंटा प्रीविया बड़ी फेमस कंडीशन, अब्रप्टिव प्लेसेंटा भी फेमस कंडीशन, पर इनमें भी लिंक होता है फर्स्ट कॉमन सेकंड कॉमन का। फर्स्ट कॉमन सेकंड कॉमन का मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम प्रेग्नेंट फीमेल में जो एपीएच डायग्नोसिस के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, कॉमनली किस कंडीशन के साथ, और उससे कम कॉमन क्या होता है। भले ही परसेंटेज 35 बता रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एब्रप्टिव प्लेसेंटा को बोलते हैं फर्स्ट कॉमन और प्लासेंटा प्रीविया को बोलते हैं सेकंड कॉमन। हॉस्पिटलाइज केस के अंदर कॉमनली ज्यादा जो आता है एब्रप्टिव प्लासेंटा वाला आता है, और फिर जो सेकंड कॉमन पे आता है वो प्लासेंटा प्रीविया का। तो यहां तक के डिस्कशन में लेट प्रेगनेंसी हेमरेज में, एपीएच में, इंसिडेंस में हमें पढ़ने के लिए 2 बीमारियां मिल जाती हैं। एक का नाम प्लासेंटा प्रीविया, एक का नाम एब्रप्टिव प्लासेंटा। आज का जो पूरा लेक्चर है डेडिकेट है पूरे प्लासेंटा प्रीविया को लेकर के, तो आइए क्यों ना प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में ही बात करना शुरू करी जाए। अब प्लासेंटा प्रीविया के बारे में बात शुरू करने से पहले इस एपीएच के बारे में एक और बात देख लेते हैं अपन। जहां हमने यह डिक्लेयर कर दिया एपीएच लेट प्रेगनेंसी हेमरेज है, तो हमारे ये इंटरवेंशन कुछ चेंज हो जाएंगे। गौर करना इन्हीं 2 इंटरवेंशन का, जिनका निर्णय मैंने अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज भी आपसे करवाया था। अर्ली वाले में आपको सिखाया था कि 22 वीक से पहले आपके सामने वेजाइनल ब्लीडिंग वाली फीमेल आए तो सबसे पहले उसे सैनिटरी पैड देकर के ब्लीडिंग को असेस करें। डेफिनेटिव में मैंने बताया था मरा बच्चा किसी काम का नहीं, तो जल्द से जल्द कैविटी खाली करें डीएनसी से या एमटीपी से। यहां लेट प्रेगनेंसी है, वायबिलिटी आ चुकी है, तो अब इंटरवेंशन में थोड़ा चेंज आएगा। बात करूं मैं बेसिक इंटरवेंशन की, तो वेजाइनल ब्लीडिंग है तो वहां भी सैनिटरी पैड देना कंपलसरी है, ब्लीडिंग असेसमेंट कंपलसरी है, लेकिन क्योंकि वायबिलिटी के बाद वाला है तो साथ में वाइटल साइन असेसमेंट भी जरूरी है, मदर के भी फीटस के भी। अर्ली प्रेगनेंसी में फीटल वाइटल साइन को अपन इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि वहां पे फीटस के डेड होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेट प्रेगनेंसी हेमरेज में फीटल हार्ट साउंड पे बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि बच्चे के जिंदा होने के चांस होते हैं। तो बेसिक इंटरवेंशन में अब की बार क्या कह रही है सरकार, बोल के जा रही है, अब की बार आपको पहले चेक करना है एफएचएस और वाइटल्स। इसके अलावा जो काम पहले करते आ रहे थे वो करते रहिए, जिसमें शामिल क्या था, सैनिटरी पैड काउंटिंग। डेफिनेटिव इंटरवेंशन, अर्ली प्रेगनेंसी में मरे बच्चे को बाहर निकालना होता है, लेट प्रेगनेंसी में बच्चा जिंदा है। अर्ली में मरा हुआ था, लेट में जिंदा है, और जिंदा बच्चे बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिलीवरी भी। हां, जिंदा बच्चे को कैविटी से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या जाता है, डिलीवरी। फिर चाहे आप नॉर्मली करवाएं या सिजेरियन से करवाएं। तो डेफिनेटिव इंटरवेंशन में अब की बार नाम आएगा कंडक्शन ऑफ डिलीवरी। तो यहां आप देख पाएंगे कि हम हमारे इस बीमारी वाले यूनिट में सबसे पहले जिस बीमारी हेमरेज को लेकर के आए थे, उसने भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन से, क्लासिफिकेशन से किस प्रकार आपको इंटरवेंशन में डिफरेंस बताया।
यही हेमरेज जब 22 वीक से पहले अर्ली में था तो उस समय मरे बच्चे को बाहर निकाल रहा था, और जब ये हेमरेज वायबिलिटी के बाद 28 वीक के बाद आ रहा है तो ये जिंदा बच्चे को बाहर निकाल रहा है, और जिंदा बच्चे को बाहर निकालना डिलीवरी कहलाता है। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो चाहे प्लासेंटा प्रीविया हो या एब्रप्टिव प्लासेंटा हो को मैनेज इजीली आप कर पाएंगे। तो अब आ जाते हैं अपन अपनी फर्स्ट कंडीशन जिसका नाम है प्लासेंटा प्रीविया। देखें उसके लिए भी सामने बोर्ड पे अवेलेबल एक डायग्राम, एक स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या बता रही है अपने बारे में। प्लासेंटा प्रीविया डायग्राम को देख करके दो ही चीज बतानी है, इसका मीनिंग और इसके डेफिनेशन। डायग्राम को देखते ही मीनिंग और डेफिनेशन हमें क्लियर होने चाहिए। तो देखें सबसे पहले प्लासेंटा प्रीविया क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट। प्रीविया का मतलब होता है फर्स्ट, और फर्स्ट का मीनिंग पहले में। पहले में यूटेराइन कैविटी में प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं। फीटस है, प्लासेंटा है, अम्लाइकल कोड है। फीटस है, प्लासेंटा है, अम्लाइकल कोड है। नॉर्मल लेबर में या डिलीवरी में पहले बच्चा आता है फिर प्लासेंटा आता है। लेबर में आपने सीखा है पहले बच्चा बाद में प्लेसेंटा, लेकिन इस बार इस बीमारी में प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा क्या बोले, पहले मैं जाऊंगा बाद में तू आएगा। तो पहले मैं जाने की रट यदि प्लासेंटा लगा लेता है तो बीमारी प्लासेंटा प्रीविया कहलाती है। यह था बीमारी का मतलब। आपके साथ भी आपके जीवन में आपके बहुत सारे दोस्तों के साथ कभी कोई काम कंप्लीट करने की टास्क आई हो तो आपका भी ऐसे बोलता है, नहीं भाई पहले मैं, देख पहले मैं बाद में तुम, ऐसा होता है। तो पहले मैं इस बार प्लासेंटा ने कहा बच्चे को, और पहले मैं के चक्कर में ये प्लेसेंटा जो होता है ऊपर फंडस के पास अपर सेगमेंट में, नीचे पहले आकर के लोअर सेगमेंट में छा गया और डेफिनेशन बना गया। व्हाट इज डेफिनेशन? इन दिस कंडीशन देयर इज पार्शियल और कंप्लीट लोअर इंप्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। लोअर इंप्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा जो इंप्लांट होना चाहिए था अपर में, नॉर्मल पढ़ा है आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी में नॉर्मली डिस्कस किया कि प्लासेंटा का इंप्लांटेशन होता है अपर सेगमेंट में फंडस के पास, और इस बीमारी में अपन बोल रहे हैं नीचे पहले आने के चक्कर में लोअर इंप्लांटेशन हो गया, बीमारी प्लासेंटा प्रीविया। तो सामने बोर्ड पर देखें प्लासेंटा प्रीविया क्या कह रहा है, इंप्लांटेशन इन लोअर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट में आकर के बैठ गया सर्विक्स के ऊपर और ब्लीडिंग करवा रहा है 28 वीक के बाद, इसलिए बीमारी का नाम प्लासेंटा प्रीविया। तो प्लासेंटा प्रीविया नाम की बीमारी क्या है अपने बारे में बताती तो एक शब्द से और एक परिभाषा से बताते हुए आगे बढ़ना होता है। शब्द क्या है, पहले मैं जाऊंगा। कौन किसको बोला? प्लासेंटा बच्चे को बोला। परिभाषा क्या है कि प्लासेंटा इंप्लांटेशन जो अपर सेगमेंट में होना चाहिए था वहां ना होकर के कहां हो गया, लोअर सेगमेंट में हो गया। नेक्स्ट वन, ये बीमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है, छोटे बड़े एमसीक्यू, एनक्लेक्स लेवल के एमसीक्यू अपने अंदर लाती है। समय समय पे जैसे जैसे एमसीक्यू आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। शुरुआत एमसीक्यू की इनिशियल इंटरवेंशन और डेफिनेटिव इंटरवेंशन से हो सकती है, पर प्लासेंटा प्रीविया स्टार्ट हुआ है तो इसका एमसीक्यू अब स्टार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली समरी जब करने जाएंगे तो 7 से 8 एमसीक्यू इस लेक्चर के एंड में रटा करके जाएंगे, और उनमें फर्स्ट एमसीक्यू को बताने का समय आ गया, और वो है एग्जैक्ट ईटियोलॉजी। बहुत बार एमसीक्यू में सवाल पूछा गया है प्लासेंटा प्रीविया की एग्जैक्ट ईटियोलॉजी। क्यों ये प्लासेंटा जबरदस्ती कर रहा है बच्चे से पहले नीचे जाने की, ऊपर क्यों नहीं टिक रहा? कारण बताएं, एग्जैक्ट बताएं, सर ना खाएं। एग्जैक्ट आंसर है डिफेक्टिव डेसिडुआ। वही डेसिडुआ जो न्यूट्रिशन का भंडारा, खाना खजाना कहलाता था,
प्रेग्नेंट फीमेल की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते थे। उसमें न्यूट्रिशन भरा होता था और उसी न्यूट्रिशन के लालच में हमारा ब्लास्टूला डेसिडुआ से अटैच होकर के इंप्लांटेशन पूरा करता था। उसी डेसिडुआ में डिफेक्ट हो गया तो सामने ये कांड हो गया। ये एग्जैक्ट इटियोलॉजी है। संपूर्ण रामायण आप देखें हेडिंग ईटियोपैथोजेनेसिस के नाम से, तो सामने बोर्ड पे नाम अवेलेबल है, ईटियोपैथोलॉजी और ईटियोपैथोजेनेसिस। एक एक करके बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। चित्र अच्छा लग रहा हो तो 2 मिनट के लिए आप इसे निहार भी सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं एक एक शब्द बोलूं आप भी उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीन समझाता हूं इस कंडीशन को देखते हुए। क्या हुआ, यहां पर ये अवेलेबल है अपने पास फर्टिलाइज हुआ जायगोट जो मोरुला बन गया। हमने पढ़ा है ये मोरुला फैलोपियन ट्यूब से निकल करके यूटेराइन कैविटी में आता है और यूटेराइन कैविटी में आने के बाद इंप्लांटेशन होने के लिए फंडस वाले हिस्से के पास जो डेसिडुआ है वहां जाता है। जैसे ही ये ब्लास्टूला फंडस के पास वाली डेसिडुआ के पास गया, क्यों गया था? न्यूट्रिशन के लिए। उस डेसिडुआ ने कहा मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है? न्यूट्रिशन नहीं है जो लेने आए हो। आप किसी के पास कुछ लेने जाएं, सही समझना, आप किसी के पास कुछ लेने जाएं और वो बोलते नहीं है, क्या करेंगे? है ही नहीं उसके पास। तो ये कंडीशन जब डेसिडुआ बोलते मेरे पास न्यूट्रिशन नहीं है कहलाती है डिफेक्टिव डेसिडुआ। और मेरे प्यारो सितारो, मैंने बोला ये आपका पहला एमसीक्यू है तो उस अटेंशन से देखते रहे। डिफेक्टिव डेसिडुआ, यही एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। अब आगे, जैसे ही ये बच्चा डेसिडुआ को बोला मुझे देना, इसने बोला नहीं है मेरे पास, तो क्या करें? चलो कहीं और। जब अपर सेगमेंट में नहीं है तो कैविटी छोटी नहीं है, आओ नीचे खाना ढूंढने चलते हैं। तो वो नीचे की तरफ गया। यहां देखें इस एरो से ये यहां आया था पर यहां से नीचे जा रहा है। लगातार एक ब्लास्टूला जिसको मना करा डेसिडुआ ने, खाने की तलाश में गया नीचे लोअर सेगमेंट में, खाने की तलाश में गया नीचे लोअर सेगमेंट में। इस प्रकार लोअर सेगमेंट में जाना था एक साइंटिस्ट का बतलाना और कह गया वो इसको ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, डाउन का मतलब नीचे, ड्रॉप का मतलब गिरना, न्नीचे की तरफ गिरना। अरे कौन नीचे गिर गया? ब्लास्टूला नीचे गिर गया। अरे क्यों नीचे गिर गया? अरे ऊपर कुछ नहीं मिला। अरे क्या नहीं मिला? न्यूट्रिशन नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला? डिफेक्टिव डेसिडुआ थी, आ गया नीचे। अब बात करते हैं नंबर 3, एक ब्लास्टूला जो आगे जाकर के सिंसाइटोसाइटो बनाता है और अपने अंदर से विलाई निकालता है। विलाई पता होना चाहिए, निकलते बच्चे से हैं और जाते डेसिडुआ में हैं न्यूट्रिशन के लिए। नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी की कसम, यदि आप भूल गए इसको सनम मार डालेगी। नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी बोलती है कि बच्चा निकालता है विलाई और जाते हैं वो डेसिडुआ के पास न्यूट्रिशन लेने के लिए। नॉर्मली वो सारे के सारे विलाई चले जाते हैं अपर सेगमेंट में। एंडोमेट्रियम डेसिडुआ पूरे यूट्रस में है पर सारे विलाई कहां जाते हैं? अपर सेगमेंट में, क्योंकि हाई न्यूट्रिशन का मिलता है अपर सेगमेंट में। लेकिन जब नहीं मिलता एक जगह तो भटकना पड़ता है बहुत जगह। एक जगह ही इंसान को सब कुछ मिल जाए तो क्यों वो अपने मन को बहला के हर जगह मुंह मारने जाए? यहां ब्लास्टूला को ऊपर जहां एक जगह मिलना चाहिए था वहां नहीं मिला और ये देखो यहां 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 जाने कहां कहां नहीं भटका। ये जो एरो हैं ये बता रहे हैं हर जगह विलाई निकल करके ढूंढ रहे हैं, कोई तो दे दे, कोई तो दे दे, न्यूट्रिशन दे दे, खाना दे दे। नॉर्मली क्या होता था? ये सारे विलाई एक जगह जाते थे और आज हर जगह जा रहे हैं। नॉर्मली एक जगह क्यों जाते थे? एक जगह न्यूट्रिशन मिलता था। आज हर जगह क्यों भटक रहे हैं? पता नहीं कहां मिलेगा। यह लाइन कहलाती है कोरियोनिक विलाई की हालत क्या हुई। कोरियोनिक विलाई की हालत क्या हुई? तो मैं देता हूं आपको 2 ऑप्शन, यूनिडायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन।
यूनि डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन। एक जगह जाते तो यूनि डायरेक्शन, हर जगह जा रहे हैं तो मल्टी डायरेक्शन। यहां पे कैसे हो गए? मल्टी डायरेक्शन। तो कोलोनिक विलाई कैसे हो गए? मल्टी डायरेक्शन। इसका आइडिया लगा करके मुझे जवाब दे सकते हो, नॉर्मल प्रेगनेंसी में कैसे होते हैं? यूनि डायरेक्शन एक जगह। क्या फायदा होता है यूनि डायरेक्शन का, क्या नुकसान हुआ मल्टी डायरेक्शन का, इसका पता मैं हूं आपको बतलाता। एक जगह ही प्लेसेंटा होता अपर सेगमेंट में, वहीं से न्यूट्रिशन मिलता तो होता मोटा ताजा। और जब मल्टी हो गया तो चारों दिशाओं में खिंचने के कारण यहां ऐसे फैल गया, ऐसे फैल गया तो वो हो गया पतला, झिल्ली नुमा। पतला, झिल्ली नुमा, थिन, मेम्ब्रेनस और टंग शेप। मुंह खोल के जीभ फैला देते हैं, वैसे भी फैल गया, और जो फैल गया वो टंग शेप हो गया। टंग शेप हो गया, फैल गया, ये प्लासेंटा की हालत हो गई। और इसी बेस पे एक स्ट्रॉन्ग चीज बताऊंगा मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में। यहां देखो सामने मैंने क्या लिखा कि रिजल्ट क्या हुआ, प्लासेंटा हर जगह फैल गया तो पतला हो गया, झिल्ली नुमा हो गया, जीभ की तरह फैल गया। थिन, पतला, मेम्ब्रेनस, झिल्ली, टंग फैला। हालत किसकी? प्लासेंटा की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक पे जगह नहीं रहा, हर जगह फैला। और ऐसे होता भी है, आप अपने जीवन में देख लेना, यदि एक फिक्स ठिकाने पे रहोगे, एक के साथ रहोगे तो अच्छे हष्ट पुष्ट दिखोगे। हर जगह मुंह मारोगे तो हालत भी थिन, मेम्ब्रेनस और फैली हुई हो जाएगी। इसका दुष्परिणाम सुनिए, एक जगह होता तो मजबूत बना रहता, लॉयल कहलाता, ईमानदार कहलाता। अब बात समझ जाइए, आप अपनी वाली के साथ हैं और अपनी वाली के ही साथ हैं, एक के साथ ही हैं, तो यह रिश्ता क्या कहलाता है? अटूट बंधन बन जाता है। लेकिन जब हर जगह मुंह मारोगे, कहीं के भी नहीं रह पाओगे। सबसे रिलेशन कैसा होगा? कमजोर। क्या होगा? वीक कनेक्शन होगा। यह वीक कनेक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पे आपका प्लेसेंटा झिल्ली नुमा है। तो यहां पे ये बताना चाहते हैं कि इस प्लासेंटा का कनेक्शन यूट्रस की दीवार से स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। रिश्ते मजबूत होते हैं तो अपने आप संभल जाते हैं, और यदि कमजोर होते हैं तो उन्हें संभालना पड़ता है। यह प्लासेंटा प्रीविया की समरी हो रही है दोस्तों। अगले 2-3 मिनट में आने वाले हर शब्द को ध्यान से सुनोगे तो मैनेजमेंट तक आप आसानी से पहुंच जाओगे, पूरे 1 घंटे लेक्चर को सुनने के बजाय। कि इस कंडीशन में प्लासेंटा इतना दुबला पतला और यूट्रस के साथ इसका कनेक्शन बड़ा कमजोर। ऐसा कमजोर कनेक्शन रखना पड़ता है बड़ा संभाल के, इसलिए मदर को देते हैं सलाह आराम की, रेस्ट इज द बेस्ट। दूसरी बात, यह नाजुक रिश्ता कभी भी है टूट सकता, और जिस दिन टूटेगा उस दिन ब्लीडिंग हो जाएगी। उस दिन क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग कब होगी और कब नहीं होगी? यदि नाजुक रिश्ता संभला तो ब्लीडिंग भी नहीं है, और नाजुक रिश्ता टूटा तो ब्लीडिंग शुरू हो गई। अरे ये रिश्ता नाजुक क्यों है? क्योंकि आप हर जगह मुंह मार रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ओरिजिनल था उसने देने से मना कर दिया। तो दिस इज द डिटेल इटियोपैथोलॉजी प्रोसेस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। चाहे तो एक शब्द में समरी करके एग्जामिनर का मुंह बंद कर दें, या पूरी बात को कंसेप्ट के द्वारा ध्यान से समझ करके बीमारी को पकड़ लें। एक लाइन का सवाल यह है, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। जवाब देना है डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिटेल बोलनी है तो क्या होगा? डेसिडुआ ने खाना नहीं दिया, ब्लास्टुला नीचे गिरा, हर जगह खाना ढूंढने से दुबला पतला झिल्ली नुमा हो गया। अब आपसे कोई पूछे ब्लीडिंग क्यों होगी? ब्लीडिंग क्यों होगी? जो मैंने सिखाया जवाब दे जाना। क्या? यदि नाजुक रिश्ता टूट जाए तो समझिए ध्यान से, कॉज ऑफ ब्लीडिंग का कारण क्या लिखेंगे? सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम यूट्रस।
कॉज ऑफ ब्लीडिंग का आंसर क्या है? सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम यूट्रस। और इसके सेपरेट होने के चांस इतने ज्यादा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कनेक्शन कैसा है? वीक है। और ये चांस बन जाते हैं जब कोई भी एक्टिविटी हो जाए। यदि प्रेगनेंसी में कर दी आपने एक्टिविटी, अभी मैंने सिखाया रिश्ता है संभालना तो आराम करना है, कोई काम नहीं करना है, लेकिन यदि कोई एक्टिविटी करी जिससे इस नाजुक रिश्ते पे असर पड़े तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट ने फिंगर एग्जामिनेशन पीवी कर दिया, तो पीवी करेगा तो सर्विक्स के ऊपर प्लासेंटा पड़ा है, वो टच हुआ और उसके हिलते ही कनेक्शन टूट गया, ब्लीडिंग शुरू, पीवी कर दिया। अब जरूरी नहीं एग्जामिनर ही हो और उस रास्ते में पीवी ही हो। क्रांतिकारी गतिविधि सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ, झटके लगे, प्लासेंटा टूट गया, खून बहा। या फिर बात करें कि वहां पे जो फीटस है उसका हेड का प्रेशर, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे फीटस का हेड प्लासेंटा के ऊपर है, यदि बच्चे के सिर ने डाला प्रेशर तो उस प्रेशर से भी कनेक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं कि यदि आपने कभी भी कर दिया पीवी, या कभी भी हो गया कांड, या कभी भी आ गया बच्चे का सिर, तो तीनों जने जाकर के प्लासेंटा को है दबाते, और एक ऐसे जने को जाके हैं आते दबाते जो खुद बेचारा दुबला पतला है। आते दबाने मेरे को मोटे ताजे को तो नहीं दब पाता, लेकिन किसी दुबले पतले को दबाएंगे तो बेचारा मर ही जाएगा। तो ईटियोपैथोलॉजी से इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे आगे तक किए जाने वाले इंटरवेंशन की राह खुलती है। और वह राह यह खुलती है कि क्या प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा ब्लीडिंग होगी? जवाब देंगे नहीं। क्यों? ब्लीडिंग तभी होगी जब एक्टिविटी करोगे, और जब रेस्ट करोगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। आइए इन्हीं को सीखते हैं आगे, ईटियोपैथोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो कुछ रिस्क फैक्टर हैं बोर्ड पे आपके सामने, उन्हें देख लीजिए। एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं प्लासेंटा प्रीविया के रिस्क फैक्टर, और जो इंपॉर्टेंट वन पूछे गए हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। ये देखें, प्रीवियस प्लासेंटा प्रीविया ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो मदर मल्टीपल प्रेगनेंसी करती हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, बच्चों की डिमांड ज्यादा है तो न्यूट्रिशन कम पड़ गया, और जैसे ही न्यूट्रिशन कम पड़ गया, डेसिडुआ डिफेक्टेड हो गई, प्लासेंटा न्यूट्रिशन ढूंढने के लिए नीचे आ गया और हर जगह आ गया तो वापस से मेम्ब्रेनस हो गया। ईटियोपैथोलॉजी पूरी लिंक करती है। बात करें, बहुत ज्यादा बार जो पूछा जाने वाला है उस पर टेंशन दिलवाऊं मैं आपको। ये जो लाइन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, यदि पिछली बार बच्चा पेट काट के बाहर निकला था तो वहां की मांसपेशियों के तार आप काट के बाहर आए हो, तो उन मांसपेशियों में अब इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि अगला बच्चा जनने की जब सोचोगे तो वहां की मांसपेशियों में न्यूट्रिशन की कमी से बच्चे ऊपर की जगह नीचे गिरेंगे और गिर करके प्लासेंटा को पतला बना देंगे। तो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, हालांकि इसके अलावा और भी है, सिगरेट स्मोकिंग, इंक्रीज मैटरनल एज, एंडोमेट्राइटिस, ये सब चीजें। इसके अलावा और बताऊं मैं आपको, और अपने बात आती है मल्टीपल, नाम आता है ये वाली फीमेल का, ग्रांड मल्टीपैरा, जानते हो इसको? ग्रांड मल्टीपैरा क्या है? जो 5 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है। अब आप एक जियो के अनलिमिटेड ऑफर की तरह धनाधन बच्चे पैदा करते जाएंगे तो यूट्रस की जो फंडस के पास जो एंडोमेट्रियम है वो भी बोलेगी आखिर कब तक मैं लगातार खाना खिलाती रहूंगी। लगातार खाना खिलाने से उनकी मांसपेशियों में जब खाना खत्म हो जाएगा तो और अगले बच्चे के लिए खाना वहां नहीं बच पाएगा, इसलिए इसे लिमिट करना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें इन 2 आंटियों की, एक का नाम माल न्यूट्रिशन और दूसरी एनीमिया। ये हिंदुस्तान की भारतीय महिलाओं की पहचान कि पहले तो जिंदगी में कभी घुमाया नहीं, खिलाया नहीं, और अब जब बच्चा पैदा करने की बारी आई है तो पूछते हो कि प्लासेंटा नीचे कैसे आ गया। यदि आप माल नरिश हैं स्टार्टिंग से ही, तो जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करी और बच्चा खाना मांगने के लिए आया तो आपके शरीर ने बोला ए बच्चा तू ऐसी मां के शरीर में आया है जहां पे पहले से खाने का स्टॉक खाली है, तो वहां पर भी
इंप्लांटेशन लोअर में हो जाएगा। और अब देखते हैं, बीमारी हुई, प्लासेंटा नीचे आया, क्यों आया आपको बताया। नीचे आने में ऊपर आने में फर्क क्या था? ऊपर मोटा था, मजबूत कनेक्शन था, नीचे आया पतला हो गया और कनेक्शन लूज हो गया। तो किस किस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का पता करना पड़ेगा। बोर्ड पे हेडिंग अवेलेबल है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। 1 बाय 1 मैं बताता हूं आपको, इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे ब्लीडिंग। ये देखिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं एपीएच, हेमरेज, लेट प्रेगनेंसी हेमरेज, प्लासेंटा प्रीविया, तो मेन कंप्लेंट तो ब्लीडिंग की है। पर यहां ब्लीडिंग का कारण और नेचर देखें। वक्त हो गया साथियों एक और धमाकेदार एमसीक्यू को बताने का। पहला एमसीक्यू बताया मैंने प्लासेंटा प्रीविया की मोस्ट कॉमन कॉज से, दूसरे का समय यहां पर आ गया। पहले तो मैं आपसे पूछूं कि ब्लीडिंग कब होगी, लगातार होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पे जैसे ब्लीडिंग आए आप इन दो के बारे में बता जाएं। और दो के बारे में क्या बता जाएं? एक तरफ लिखें रेस्ट और एक तरफ लिखें एक्टिविटी। और जैसा बता रहा हूं, रेस्ट के ब्रैकेट में क्रॉस और एक्टिविटी के ब्रैकेट में राइट। समझदारी से सुनने वालों को एक बार में बात समझ में आ गई होगी क्या? कि यदि मदर रेस्ट करती है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, यदि कोई एक्टिविटी करती है तो ब्लीडिंग होगी। क्योंकि बात है सिर्फ संभल के रहने की। रिश्ते नाजुक हैं, किस किस के? प्लासेंटा के और यूट्रस के। और ऐसा हुआ कि कोई भी एक्टिविटी हुई, पिछले आराम से पूरे महीने भर से वो आराम से थी, लेकिन आज वो एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने पीवी कर दिया। जब पीवी किया तब ब्लीडिंग हुई, फिर वापस घर पे आ गई तो ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो ऐसी ब्लीडिंग जो डिपेंड एक्टिविटी पे, उस ब्लीडिंग को नाम दिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वार्निंग हेमरेज। वार्निंग का मतलब है चेतावनी देना। और दोस्तों, चेतावनी देना बुरी नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, चेतावनी दे रहा हूं मैं, दो ना यार, अच्छा काम है। क्योंकि आप वार्निंग देंगे तो हम प्रिपेयर हो सकेंगे उससे बचने के लिए। कई बार होता है आप बोलेंगे या तो बिना बताए आ गया, ये क्या मतलब होता है? बता के आता, सूचित करके आता, तो ये बीमारी बोल रही है कि मैं वो वार्निंग दे रही हूं। गए थे आप कल जांच करवाने, पीवी करवाने, देखो हो गई ना ब्लीडिंग। अब समझ जाओ कि यदि आप चाहते हो ब्लीडिंग हो और चाहते हो ब्लीडिंग ना हो तो फैसला आपका। यदि चाहते हो ब्लीडिंग ना हो तो घर पर ही आराम करें। तो ऐसी चीज बहुत अच्छी है जहां हमें बीमारी के आने से पहले बीमारी के बारे में पता लग जाए और हम कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। ऐसी ब्लीडिंग कहलाती है वार्निंग हेमरेज। ये कैरेक्टर है। अब इसके बाद जब भी ये ब्लीडिंग हुई थी, जब वो पीवी कर रही थी, जब ब्लीडिंग हुई थी, तो उसके कैरेक्टर क्या थे और कैरेक्टर क्या क्या है वो सुनना बड़े ध्यान से। सामने बोर्ड पर लिखता हूं 3 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर है पेनलेस, दूसरा है रिविल्ड और तीसरा है रिकरेंट। 3 नाम सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिए, उन्हें देखें। पहला लिखा पेनलेस, फिर लिखा रिविल्ड और ये लिखा रिकरेंट। तीनों शब्दों का मतलब बड़े ध्यान से सुनना। और यहां पे वक्त था एमसीक्यू बताने का, तो ये रहा एमसीक्यू। आधी से ज्यादा बार प्लासेंटा प्रीविया से जब भी एग्जाम में एमसीक्यू बना है, इसको उसने डंके की चोट पे पूछा है, पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग। अभी तक हेमरेज चाहे अर्ली क्यों ना हो गया हो, एक भी कंडीशन ऐसी नहीं थी जहां दर्द ना हुआ हो, क्योंकि टूटा है तो दर्द होगा दोस्तों। लेकिन पेनलेस ब्लीडिंग की हेडिंग के साथ यदि कोई एमसीक्यू आता है और बीमारी के बारे में पूछना चाहता है, तो हर बार वो बीमारी हमारी प्लासेंटा प्रीविया होती है। अब बात करें पेनलेस, इस ब्लीडिंग में दर्द क्यों नहीं है, तो अपने आप समझ जाओ। दर्द कब होता है?
जब कोई मजबूत अलग होता है, जब कोई वीक अलग हो गया तो फर्क नहीं पड़ता। आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रांग था, वो चला गया या चली गई, तो आज भी रात को सैड स्टेटस अपलोड करते हैं। और यदि आपका किसी के साथ ऐसे ही था, जाए तो जा भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि यहां पे कनेक्शन वीक था, ईटियोपैथोलॉजी से लगातार बात चलती आ रही है, कनेक्शन स्ट्रांग था या वीक था, तो वीक कनेक्शन टूटे तो पता भी ना चले, स्ट्रांग टूटे तो कायनात हिल जाए। तो वीक टूटा इसलिए दर्द हुआ ही नहीं। इसलिए आपसे पूछें प्लासेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग पेनफुल होती है या पेनलेस, जवाब क्या देंगे? पेनलेस। आखिर दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कनेक्शन कमजोर था। आगे, रिविल्ड का मतलब होता है दिखाई देना। रिविल्ड शब्द का मतलब लिखना चाहूं तो रिविल्ड का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर प्लासेंटा एकदम एग्जिट गेट के ऊपर बैठा हुआ है। बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सर्वाइकल ओस, और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? प्लासेंटा। तो जैसे खून बहेगा एग्जिट गेट से तुरंत बाहर निकल जाएगा, तो सारा खून बाहर निकल जाता है, दिखाई देता है, इसलिए रिविल्ड बोलते हैं। रिकरेंट का मतलब क्या है? एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है रिकरेंट। कंटिन्यूअस मतलब एक बार चालू हो गई तो लगातार बहती 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 रहेगी। रिकरेंट का मतलब जब भी एक्टिविटी करोगे ब्लीडिंग होगी, नहीं करोगे रुक जाएगी। एक्टिविटी ब्लीडिंग, नहीं करी रुक गई। तो ये जो ब्लीडिंग है लगातार नहीं होती, रुक रुक के होती है। जब जब यहां एक्टिविटी होती है तब तब वहां पे ब्लीडिंग होती है, लगातार नहीं। इसीलिए इस ब्लीडिंग को बोला आपने रिकरेंट। और यहां मैं कर दूं एक सौदा बराबरी का, तो सुनना दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया के बाद अगले लेक्चर में जब एब्रप्टिव प्लेसेंटा चलेगा तो वहां पर एक एक पॉइंट का कंपैरिजन चलेगा। यहां पर पेनलेस है, एब्रप्टिव में पेनफुल बोलूंगा। यहां रिविल्ड है, वहां रिविल्ड कंसील्ड दोनों बोलूंगा। यहां रिकरेंट है, वहां पे एब्सेंट और कंटिन्यू बोलूंगा। इसलिए हर एक पॉइंट का कंपैरिजन चलेगा। और कंपैरिजन जिनका चलेगा वो कौन कौन है, तो ध्यान से सुने। सिम्टम में शामिल, आपको वार्निंग दे दी। वार्निंग देने की मतलब आप पहले से तैयार हो गए, और तैयार हो गए तो मतलब बच्चे को बचा लेंगे या नहीं? बच्चे को बचा लेंगे। बच्चे को बचा लेंगे तो लिखते हैं FHS प्रेजेंट। यदि हमें बीमारी होने से पहले पता चला जाए तो हम बीमारी को रोक सकते हैं, और रोक लिया तो बच्चे को बचा लिया। बच्चे को बचा लिया तो FHS प्रेजेंट है। हार्ट साउंड आ रहे हैं। साइज ऑफ यूट्रस की बात करूं, सिखाया मैंने अबॉर्शन के अंदर, यदि बच्चा जिंदा तो साइज अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन। तो बात करें तो यूट्रस का साइज है वो कैसा मिलेगा? अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन को मैंने कहा था POG। अबॉर्शन की टेबल से याद कर लो क्या सिखाया था? जिंदा बच्चा अकॉर्डिंग टू, मुर्दा बच्चा लेस देन, नहीं है बच्चा नॉर्मल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ये साइज जो अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन मिल रहा है, मॉस्बी के अंदर एक MCQ दिया हुआ है जिसके 5वें ऑप्शन में एक लाइन है जो सामने बता रहा हूं। यूट्रस का साइज बच्चे के जिंदा मुर्दा से संबंधित होता है, और जिंदा होने पर साइज अकॉर्डिंग टू मिलता है। ठीक बात। यहां पे एक बात मैं बताऊं कि बच्चे का जो हेड है वो लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट दिनों में लोअर सेगमेंट में एंगेज होने के लिए पेल्विस में आता है, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में लोअर सेगमेंट खाली नहीं है, वहां पहले से ही प्लेसेंटा टिका हुआ है। ऐसी कंडीशन में बच्चा का जो हेड है उसका नेचर होता है फ्री फ्लोटिंग। फ्री, मैं तो फ्री हूं, फ्लॉट मैं तो घूमूंगा। हेड अंतिम दिनों में हो जाना चाहिए फिक्स और एंगेज, पर जहां फिक्स होता है, जहां एंगेज होता है, वो जगह खाली नहीं है, तो हेड फ्री फ्लॉट रहता है, और फ्री फ्लॉट घूमता है तो कभी कभी आकार बड़ा भी मिलता है। तो यूं तो जिंदा बच्चे के कारण साइज अकॉर्डिंग है,
पर फ्लोटिंग नेचर के कारण कभी कभार आकार बड़ा भी दिखता है, तो वो भी लिख देते हैं। कई बार क्या बोलेंगे, मोर देन पीओजी रिलेटेड टू फ्लोटिंग हेड, सिर के ऐसे डुबकियां मारने से आकार बड़ा मिलता है। आगे बात करें यूट्रस के नेचर की, सॉफ्ट और हार्ड की, तो देखो यूट्रस के अपर सेगमेंट में प्लासेंटा 15 से 20 सेंटीमीटर वाला मोटा एरिया होता है, भरा होता है, तो वो हार्ड होता है। प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा नीचे आ गया, अपर सेगमेंट खाली, हैगार साइन पढ़ाया अपन ने, जो खाली वो एम्प्टी और सॉफ्ट। दूसरी बात, जो खून बहा वो भी बाहर आया, यदि अंदर रुकता तो गांठें पड़ने से मजबूत कर देता। तो प्लासेंटा प्रीविया में एक तो प्लासेंटा नीचे आ गया, और दूसरा जितना खून बहा वो भी बाहर ही गया, इसीलिए नेचर सॉफ्ट होगा। तो लिख देता हूं मैं, नेचर ऑफ यूट्रस सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर यूट्रस। तो ये सारे सामने जो अवेलेबल हैं कंप्लीट बोर्ड पे, ये कहलाते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। जहां इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास में ब्लीडिंग के नेचर को लेकर के बात चलने वाली थी, उसके अलावा भी मैंने और साइज को देखा, और हैंड टू हैंड आप इन सबको कंपेयर भी करेंगे। कुछ समय बाद आने वाला है एब्रप्टिव प्लेसेंटा, वहां पे एफएचएस प्रेजेंट की जगह एब्सेंट होगी क्योंकि कंसील्ड के अंदर, वहां साइज अकॉर्डिंग की जगह चेंज मिल सकता है, वहां सॉफ्ट की जगह नेचर हार्ड मिल सकता है। पर फिलहाल सामने प्लासेंटा प्रीविया है, तो इसके पिक्चर जो है उसी पे कंसंट्रेट करें। तो यहां तक के पोर्शन में आपने देखा कि हमारी आज की बीमारी है प्लासेंटा प्रीविया, जहां प्लेसेंटा बच्चे से पहले नीचे आ गया, और वो इसलिए नीचे आ गया क्योंकि ऊपर वालों ने खाना नहीं दिया। मजे की बात यह है, ये प्लेसेंटा नॉर्मल मोटे ताजे की बजाय दुबला पतला झिल्ली नुमा हो गया, जिसका कनेक्शन वीक था। वीक कनेक्शन को यदि आप 9 महीने बेड रेस्ट देकर संभाल के रखेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन 9 महीने में कभी भी कोई एक्टिविटी होगी तो ब्लीडिंग होगी। ये जो ब्लीडिंग होगी ये पेनलेस होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीक कनेक्शन ब्रेक होने से पेन नहीं होता है। बाकी सिम्टम बोर्ड पे अवेलेबल। आते हैं अगले कैटेगरी में, वहां डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। प्लासेंटा प्रीविया के जो टाइप्स हैं प्रेजेंटेशन में देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूं उनको। ये सारे टाइप जो क्लासिफाई किए गए हैं उनका आधार है ओस कवरिंग। सर्वाइकल ओस को किसने कितना कवर किया, उसके बेस पे प्लासेंटा प्रीविया के 4 टाइप। प्लासेंटा प्रीविया में एक बात तो फिक्स थी, नीचे जा रहे हैं लोअर सेगमेंट में, नीचे जा रहे हैं लोअर सेगमेंट में, और उस लोअर सेगमेंट के सेंटर में भी बाहर निकलने का रास्ता है, और बाहर निकलने के रास्ते को क्या कहते हैं, सर्विक्स के ओस। तो जो सर्विक्स के ओस तक ज्यादा पहुंचेगा वो कंडीशन ज्यादा वर्स होगी। उसी बेस पे देखते हैं सामने की तरफ, प्लासेंटा जो लेकर निकला है मिशन सर्वाइकल ओस कवरिंग, कितना सक्सेस होता है विद अटेंशन बोर्ड पे, एक एक करके कंसंट्रेशन से देखें। टाइप 1, यहां पर देखें ये सर्विक्स का ओस है और प्लासेंटा इससे इतनी दूर है। इस कंडीशन में प्लासेंटा नीचे तो आया पर ओस को छू भी नहीं पाया, कवर करने की बात तो बहुत दूर है। मैं सिर्फ नीचे आया हूं, साइड में पड़ा हूं, ना टच कर रहा हूं ना कवर कर रहा हूं। ये टाइप 1 है, जिसे बोलते हैं नीचे आना और साइड में पड़े रहना, लो लाइंग और लैटरल। नीचे आना, साइड में पड़े रहना, लो लाइंग और लैटरल। आगे बढ़ो, अब की बार ये सर्वाइकल ओस है और ये रहा प्लासेंटा। प्लासेंटा ने अब की बार कोशिश करी आगे बढ़ने की और केवल टच किया। ये बोलेगा मैंने सिर्फ टच किया और कुछ नहीं किया। सही बता रहा हूं, केवल टच किया और कुछ नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला वाला तो क्या बोला, मैं साइड में हूं। दूसरा केवल टच कर रहा है किनारे को, सिर्फ टच करता है तो नाम होता है मार्जिनल। टाइप 2 मार्जिनल।
आगे बात करें, यहां देखो ये सर्विक्स है, ओस अभी बंद है और इतना कवरिंग चालू है, ये कवरिंग कंपेयर कर दे यहीं पर, अब की बार ये ओस है और कंप्लीट कवरिंग हो गई। तो इनके नाम ऐसे ही हैं, इनकंप्लीट और कंप्लीट। यहां चांद आधा है, यहां चांद पूरा है। यदि चांद आधा है तो आधा कवर किया, इनकंप्लीट। यदि चांद पूरा है तो पूरा कवर किया, कंप्लीट। तो वापस देखें, नीचे आया और साइड में पड़ा रहा, इसे बोल दिया लैटरल। आकर के टच किया, टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम दिया मार्जिनल। आके आधा चांद बनाया तो नाम दिया इनकम्प्लीट, और पूरा चांद बनाया तो नाम दिया कंप्लीट। चारों को डिफाइन करें इस बेस पे। ओस कवरिंग टाइप 1, ओस को टच भी नहीं करता है, साइड में पड़ा होता है। टाइप 2 केवल टच करता है किनारे पे। टाइप 3 कवर करता है केवल क्लोज कंडीशन में। टाइप 4 कवर करता है चाहे कंडीशन ओपन हो या क्लोज हो। उनको ऐसे सर्कल से भी बता रखा है। ये देखिए, ये सेंटर में सर्विक्स है, ये प्लेसेंटा साइड में पड़ा, लैटरल। सेंटर में सर्विक्स, प्लेसेंटा किनारे पे, मार्जिनल। सेंटर में सर्विक्स आधी ढकी हुई, इनकम्प्लीट। सेंटर में सर्विक्स पूरी ढकी हुई, कंप्लीट। इन्हीं सब के नाम सामने बोर्ड पे कहलाते हैं अवेलेबल। ये टाइप 1 लो लाइंग या लैटरल, टाइप 2 मार्जिनल, टाइप 3 इनकम्प्लीट, टाइप 4 कंप्लीट। 4 नाम दिए गए हैं। अब इन सबके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको मैं बताता हूं वन बाय वन। 4 नाम लिख दिए, सारा काम हो गया। पहले आता है टाइप 2 पे। टाइप 2 पे नाम लिखे हुए एंटीरियर और पोस्टीरियर। टाइप 2 एंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर। ये क्या कहना चाहते हैं कि जब कवरिंग हुई है वो किस तरफ हुई है, किस साइड हुई है। एंटीरियर पोस्टीरियर जैसे ही शब्द आते हैं, ये लोअर सेगमेंट है, और लोअर सेगमेंट का मतलब रिलेशन पेल्विस से है, और पेल्विस के अंदर मैंने आपको ब्रिम पढ़ाई है और यह भी समझाया, जब भी है पोजीशन का मामला सामने आता तो ब्रिम का वो गोला हमेशा अपने बारे में बता के जाता। ब्रिम का वो गोला, वो सर्किल यदि आपको याद हो, जहां पे कहते थे जो ऊपर की तरफ होता है वो सैक्रम वाला पोस्टीरियर, और जो नीचे की तरफ होता है वो आगे वाला एंटीरियर प्यूबिस वाला। जो जितना ऊपर है वो पोस्टीरियर, जो जितना नीचे है वो एंटीरियर। अब इस लिहाज से आपको 2 छोटे से डायग्राम बना करके दिखाता हूं, डिफरेंशिएट करके सीखिएगा, लर्न कीजिएगा। ये अपने पास में यूटेराइन कैविटी और सेंटर में सर्विक्स, ये यूटेराइन कैविटी और सेंटर में सर्विक्स। एक बार टच किया ऊपर से, एक बार टच किया नीचे से, ये टच बड़ा टचिंग होता जा रहा है। तो देखो सामने की तरफ इन दोनों के नाम देने हैं आपको, एंटीरियर पोस्टीरियर। मार्जिन पर टच है सिर्फ, ध्यान दे, यहां टच कहां करा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर। तो जो ऊपर टच करता है वो ऊपर वाला पोस्टीरियर। यहां टच कहां किया, नीचे, जो नीचे टच करता है वो आगे वाला एंटीरियर। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। मजे की बात ये है, इस लोअर सेगमेंट में बच्चे का सर होना था, और बच्चे का सर जब सर्विक्स पे आता, फिक्स होता, एंगेज होता, सबसे पहले इस वाले एरिया पे आता, यहां पे। यहां बच्चे का सर आता, बाद में नीचे बढ़ता तो इस जगह आता। तो पहले कहां आएगा, पोस्टीरियर। तो जैसे ही बच्चे का सर नीचे आता है, अपने से पहले वह प्लासेंटा को पाता है। कौन से वाले को, पोस्टीरियर वाले को। पोस्टीरियर वाले को पाता है, मतलब ये टाइप 2 पोस्टीरियर बच्चे के सर को एंगेज होने नहीं देता। वक्त हो चला है सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 3 का। आज के लेक्चर का पहला एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कॉज डिफेक्टिव डेसिडुआ। सेकंड क्वेश्चन, ब्लीडिंग का नेचर, पेनलेस। थर्ड क्वेश्चन सामने की तरफ कि कौन सा टाइप है सबसे निराला, जिसने बच्चे के सिर का कर दिया झिंगालाला और नहीं होने दिया एंगेजमेंट, वो कलाकार औलाद है, टाइप 2 पोस्टीरियर। और इसी कारण इसे बोलते हैं
मोस्ट डेंजरस। इस सेकंड पोस्टीरियर के छाती पे लिख दूं कि तू कौन है, तू भैया मोस्ट डेंजरस है। तो अपने सामने ये सारे प्लासेंटा के टाइप पड़े प्रीविया के, वहां इससे क्वेश्चन बनता है तो मैंने अलग से बंद करा है। पोस्टीरियर को बोलते हैं मोस्ट डेंजरस, और क्यों बोलते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि इसने किसे रोक दिया, एंगेजमेंट। बच्चे के सिर को रोकने के आधार पर यह डेंजरस हुआ। बाकी बात करें इन सारे टाइप को ब्लीडिंग के आधार पर बांटिए तो देखो, जो जितना कवर करेगा उतनी ब्लीडिंग ज्यादा करेगा, जो जितना दूर रहेगा उतनी ब्लीडिंग कम करेगा। तो हमारे पास ये जो कैटेगरी बनती है माइल्ड और सीवियर की, लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये टाइप 1 और ये एंटीरियर, ये कहलाते हैं नेचर में माइल्ड, ये इनकम्प्लीट, ये पोस्टीरियर और ये कंप्लीट, ये तीनों कहलाते हैं अपने पास सीवियर। टाइप 1 और सेकंड एंटीरियर माइल्ड, सेकंड पोस्टीरियर, थर्ड फोर्थ सीवियर, ब्लीडिंग के आधार पे। पर्टिकुलर मोस्ट डेंजरस की बात चले तो जवाब देना होता है सेकंड मार्जिनल। वैसे ब्लीडिंग के आधार पर बात चले तो माइल्ड और सीवियर। इन चार का प्रेजेंटेशन जब सामने देखते हैं तो एक सवाल और आता है कि ये साइड में है, ये किनारे पे है, ये दोनों ओस के ऊपर हैं, और जो उसके ऊपर है वो बीचों बीच है, वो थर्ड और फोर है, और वो बीचों बीच है, इसीलिए पर्टिकुलर थर्ड और फोर को अपन बोलते हैं सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इन चार में से थर्ड और फोर इनकम्प्लीट कंप्लीट सेंटर में बैठे थे, इसलिए इनको नाम दे दिया सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये अपने पास टाइप्स हैं। सामने की तरफ बढ़े और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए तो एक स्पेसिफिक साइन होता है जिसका अपन डिस्कशन करके बता देते हैं। लिखा हुआ है बोर्ड पे स्टालवर्ती साइन। क्या है स्टालवर्ती साइन, गौर से सुनेंगे। चारों टाइप के अंदर सेकंड पोस्टीरियर में, चारों टाइप के अंदर सेकंड पोस्टीरियर में जहां बच्चे का सर एंगेज नहीं हो पा रहा था तो फील होता है कंप्रेशन, और जब भी होता है हेड कंप्रेशन, हेड कंप्रेशन तो हार्ट रेट हो जाती है कम। आपने अर्ली डिसलरेशन वाले टॉपिक में भी मुझसे पढ़ा हुआ है कि जब जब हेड कंप्रेशन हुआ है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन हुआ है, वहां पे एफएचआर कम हुई है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यदि एक ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल में आप एब्डोमिनल कंप्रेशन करें जो टाइप सेकंड पोस्टीरियर से डायग्नोस है, तो उस कंप्रेशन से भी और कंप्रेशन बढ़ने से हार्ट रेट कम हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक के सामने की तरफ स्टालवर्ती साइन क्या है, डिक्रीज एफएचआर ड्यू टू हेड कंप्रेशन। और हेड कंप्रेशन आपने कैसे किया, एब्डोमिनल प्रेशर डाल के। एब्डोमिन पे डाला प्रेशर, हुआ हेड कंप्रेस और हार्ट रेट हो गई नीचे, और ये मिलता है सिर्फ किसमें, टाइप सेकंड पोस्टीरियर में। साइन का नाम है स्टालवर्ती साइन। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, बड़ी सिंपल कॉम्प्लिकेशन है। मदर में क्या होगा, ये एपीएच है तो एपीएच से क्या होता है, पीपीएच। पीपीएच ब्लड बह गया, ब्लड की कमी आने से इंफेक्शन के चांस, सेप्सिस। ज्यादा ब्लड बह गया, हाइपोवोलेमिया, शॉक, क्या हो गया, रीनल फेलियर। प्लासेंटा नीचे पड़ा है, बच्चे से पहले आने की जिद पे अड़ा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं है। चांस किसके बढ़ गए, सिजेरियन के। बच्चे का सर फिक्स नहीं हुआ, सर घूमता जा रहा है, तो सर फिक्स नहीं होगा तो माल प्रेजेंटेशन। जनरल टर्म है। एपीएच से पीपीएच, खून बहने से इंफेक्शन, खून बहने से शॉक, प्लासेंटा नीचे आने से नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम, सिजेरियन के ज्यादा, बच्चे का सर फिक्स नहीं हुआ तो माल प्रेजेंटेशन। तो मदर में लिस्ट बना सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, एपीएच से पीपीएच, खून बहने से सेप्सिस, हाइपोवोलेमिया होने से शॉक, नॉर्मल के चांस कम, सिजेरियन, हेड एंगेज नहीं हो पाया तो माल प्रेजेंटेशन। बच्चे में आए, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसका प्लासेंटा कमजोर था, तो न्यूट्रिशन नहीं मिला तो आईयूजीआर, एलबीडब्ल्यू,
डेथ, ये शामिल हो जाएंगे। खाना नहीं मिला, ग्रोथ नहीं हुई, IUGR और LBW। तो ये इसके बाद पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। इंटरवेंशन कैटेगरी बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। वन बाय वन देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या आ रहा है। डायग्नोसिस, तो प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार के डाउट को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं? सोनोग्राफी। पर्टिकुलर बीमारी प्लासेंटा की है, प्लासेंटा को देख करके आओ तो नाम दे दो प्लासेंटोग्राफी। पर्टिकुलर प्लासेंटा को देखा तो प्लासेंटोग्राफी। यह बीमारी क्या अपने बारे में कोई इंडिकेशन देती है? तो हमने पढ़ा था वार्निंग हेमरेज। ऐसी बीमारी जो अपने बारे में बता जाए कि मैं कभी भी हो सकती हूं, तो बहुत बढ़िया डायग्नोसिस है कि अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं यदि आपको कभी भी रिपोर्ट हो। ये जो अपन ने पढ़ा था मैनिफेस्टेशन में, नाम क्या था? वार्निंग हेमरेज। बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रेग्नेंट फीमेल में या नॉर्मल फीमेल में या गायनेकोलॉजिस्ट के यूनिट में मोस्ट कॉमन परफॉर्म किया जाने वाला एग्जामिनेशन होता है पीवी। धमाकेदार सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 की एंट्री, वो क्या? हमने पढ़ा कि पीवी जैसी एक्टिविटी सब जगह कर लेना, पर ऐसी जगह मत करना जहां धागे कमजोर है, जहां पे फिंगरिंग से डैमेज हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रेड मार्कर से लिखना पड़ेगा कि आप लोग भावनाओं में बह करके डायग्नोसिस में ये वाला काम ना करें जो ब्लीडिंग को बढ़ावा दे। तो क्या लिखा हुआ? पीवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने पास सामने से डायग्नोसिस कैटेगरी में। बात करें इंटरवेंशन प्रिवेंशन में, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रिवेंशन कैसे बचाएंगे? तो प्रिवेंट करने के लिए रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर में अपन ने देखा था मालनरिश एनीमिया थी, तो आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी प्लान करना, बाद में पहले देखना हेल्थ स्टेटस। यदि आपका वेट, यदि आपका BMI, यदि आपका हीमोग्लोबिन सही है तो ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें। या फिर जो रिस्क फैक्टर बताए मैंने, स्मोकिंग का कंडीशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उनको ध्यान रखते हुए पहले रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर लें। यदि आप किसी रिस्क फैक्टर के जोन में आते हैं तो जबरदस्ती प्रेगनेंसी के उलझन में ना पड़े। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात बताया गया ग्रांड मल्टीपैरा, तो सबको एडवाइस करें इस चीज के लिए। क्या लिख रखा है? लिमिट द बर्थ, बच्चे कम पैदा करें जिससे न्यूट्रिशन प्रॉपर बना रहे। तो प्रिवेंशन हमेशा बेस होता है रिस्क फैक्टर पे, उन्हें रोका तो प्रिवेंशन हो गया। आते हैं अपन यहां पे कैटेगरी में इंटरवेंशन की, तो सिंपल लेट हेमरेज है, सब सिखा दिया गया है, सब तैयार होना चाहिए दिमाग में। क्या क्या अपने पास है, बड़े ध्यान से शुरू हो जाए। नंबर 1 इंटरवेंशन, बेसिक भी आएगा, डेफिनेटिव भी आएगा, जनरल भी आएगा। पहली चीज, और फिर वापस से MCQ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्लासेंटा प्रीवियस से रिलेटेड MCQ जो एनक्लेक्स साउंडर में लिखे हुए हैं वो यहां इंटरवेंशन में बेस करेंगे। यदि आपको जनरल एडवाइस देनी है तो ये कि 9 महीने में ब्लीडिंग कभी नहीं आती यदि मां स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट कर जाती। तो जनरल इंटरवेंशन में आपको जो लिखना है वो है रेस्ट इज बेस्ट, रेस्ट इज बेस्ट। उसके बाद बात करें, रेस्ट तो हो गया, पर मान लीजिए जिसने रेस्ट नहीं किया, रेस्ट से तो हमने प्रिवेंशन कर लिया, जिसने रेस्ट नहीं किया एक्टिविटी करवाई उसमें हो गई ब्लीडिंग। अब जैसे ही ब्लीडिंग हो जाती है, समय हो गया इनिशियल इंटरवेंशन और डेफिनेटिव का। तो अपन जानते हैं इनिशियल इंटरवेंशन क्या है, सिखाया, ये लेट हेमरेज है, इसीलिए सबसे पहले FHS और वाइटल, उसके बाद में क्या प्रोवाइड करने हैं, सैनिटरी पैड, ये आपको सिखा दिया गया। और इनिशियल इंटरवेंशन के अंदर ही शामिल होते हैं पेशेंट को दी जाने वाली ऑक्सीजन थेरेपी, IV थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जनरल सी चीज है, इन्हें सीख लीजिए, OBG में बहुत बार काम आएगी। एक होता है डेफिनेटिव इंटरवेंशन, एक होता है बेसिक इंटरवेंशन। जब भी मरीज अस्पताल में आए तो फिक्स क्या करना है वो तो अलग है, लेकिन जब तक वो काम नहीं कर रहे तब तक आप क्या कर रहे हैं वो बेसिक इंटरवेंशन है। प्लासेंटा प्रीविया के मान के चलिए, प्लासेंटा प्रीविया में टाइप 4
डायग्नोसिस की फीमेल भर्ती हुई, मैनेजमेंट में क्या करना है, टाइप 4 है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन। लेकिन जब तक इमरजेंसी से वार्ड से ओटी में इंस्ट्रूमेंट लगने तक, चीरा लगने तक, जब तक सिजेरियन ना हो तब तक क्या करते हैं, तब तक करे जाने वाले इंटरवेंशन सामने बोर्ड पर है। तब तक लगातार पेशेंट के अंदर एफएचएस मॉनिटरिंग करते हैं, वाइटल साइन देखते हैं, सैनिटरी पैड से ब्लीडिंग काउंट करते हैं, सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। पक्का इलाज से पहले करने वाले सारे काम को क्या कहते हैं, इनिशियल। और जब भी बात चलती है पक्के इलाज की तो वहां पे आंसर आता है अपने पास ओबीजी स्कीम। ओबीजी स्कीम जब ये डिसाइड कर लिया है डिलीवरी के बारे में तो ओबीजी स्कीम। ओबीजी स्कीम पहले भी बहुत चर्चाओं में रही है, आज फिर एक बार सामने। ओबीजी स्कीम में दो ही पहलू होते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करना है या एक्टिव मैनेजमेंट करना है। तुरंत किया जाने वाला काम या बाद में भी कर सकते हैं। आपके सामने हॉस्पिटल में दो केस हैं। एक ऐसा केस है जिसे तुरंत अटेंड करना पड़ेगा, एक ऐसा है जहां वेट कर सकते हैं। जहां वेट कर सकते हैं वो एक्सपेक्टेंट है, जहां तुरंत करना है वो एक्टिव है। एक्सपेक्टेंट का मतलब वेट कर सकते हैं डिलीवरी के लिए, एक्टिव का मतलब डिलीवरी इमीडिएट करनी पड़ेगी। ओबीजी स्कीम का मतलब सिर्फ डिलीवरी की बात चल रही है, डिलीवरी अभी करे या नहीं। ओबीजी स्कीम का मतलब है बच्चा बाहर निकालना है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट है, डिलीवरी कंडक्शन करना है। तुरंत करना है या बाद में, तुरंत करना है तो एक्टिव, बाद में करना है तो एक्सपेक्टेंट। वो कौन कौन सी कंडीशन है जो डिसाइड करेगी, तो देखें। फर्स्ट वन, टाइप माइल्ड या सीवियर। यदि टाइप माइल्ड वाले हैं, फर्स्ट सेकंड एंटीरियर वाले हैं, तो माइल्ड का मतलब इमरजेंसी नहीं है, वेट कर सकते हो। टाइप सेकंड पोस्टीरियर थर्ड फोर्थ वाले हैं, सीवियर वाले हैं, तुरंत डिलीवरी करनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। वाइटल साइन, यदि बच्चे की धड़कन और मां के वाइटल साइन नॉर्मल है, इमरजेंसी नहीं है, वेट कर सकते हो। लेकिन वाइटल साइन स्टेबल नहीं है, हार्ट रेट कम ज्यादा हो रही है, डिस्ट्रेस में हो रहा है, मदर के वाइटल भी बिगड़ रहे हैं, अनस्टेबल है, तुरंत इलाज चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के वीक अभी 37 भी नहीं है भैया, माइल्ड है, अरे प्रेगनेंसी 37 वीक से ऊपर की हो गई, तुरंत करो। कुल मिला के सामने बोर्ड पे 3-4 एग्जाम्पल से यह बताया जा रहा है कि इन्हें देख के आपका दिमाग क्या कहता है, काम तुरंत होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। तो जैसी कंडीशन वैसा इलाज, तुरंत काम एक्टिव मैनेजमेंट, आराम का काम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पोर्शन से भी यहां पे काफी सारे एमसीक्यू आते हैं। एम्स बठिंडा ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इन एमसीक्यू को प्रेजेंट करके। देखें किस किस पर सवाल आए। सवाल आए कि एक फीमेल है, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया मतलब टाइप 3-4 है, इमरजेंसी यूनिट में हॉस्पिटल में भर्ती होती है। यहां पे इस डायग्नोसिस को ध्यान रखते हुए नर्स द्वारा इमीडिएट इंटरवेंशन क्या किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, एडवाइस फॉर रेस्ट। नंबर 2, prepare for USG. Number 3, immediate FHS assessment. Number 4, cesarean section. लगाओ दिमाग। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, सीवियर कंडीशन है, पर इनिशियल इंटरवेंशन पूछा है। सामने बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटिव इंटरवेंशन है। इनिशियल बेसिक का होते हैं, ये रहे सामने। क्या वहां पे रेस्ट की एडवाइस देंगे? नहीं, अस्पताल में भर्ती है, बीमारी है। सोनोग्राफी करेंगे? नहीं, बता दिया है टाइप 4 है पहले से ही। डिलीवरी करेंगे? हां करनी है, पर तुरंत नहीं पूछा है। तुरंत पूछा है तो आंसर क्या देना है? एफएचएस देखेंगे। लैंग्वेज पढ़ो, समझो, जवाब दो, नौकरी पाओ, प्रतियोगिता। आपसे क्या पूछना चाहता है? होम इंटरवेंशन पूछना है तो रेस्ट करें।
मरते हुए के अंदर भी इनिशियल पूछना है तो ये सारे काम करें, डिलीवरी अभी करनी है या बाद में तो इन्हें फॉलो करें। तो इन सब के साथ एपीएच कैटेगरी का जो फर्स्ट पोर्शन था प्लासेंटा प्रीविया, वो यहां पे देखा गया। क्या देखा, एक बार समराइज वे में पढ़ें पूरा। एंटीपार्टम हेमरेज है, लेट प्रेगनेंसी हेमरेज का दूसरा नाम। मैक्सिमम 2 कंडीशन डिपेंड है, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव। आज का लेक्चर प्लासेंटा प्रीविया, कल का लेक्चर एब्रप्टिव प्लासेंटा। बता दिया गया लेट हेमरेज में इंटरवेंशन, बेसिक इंटरवेंशन में ब्लीडिंग असेसमेंट से पहले एफएचएस आती है, क्योंकि यहां बच्चा जिंदा है। अर्ली में मुर्दा था तो एफएचएस नहीं था। डेफिनेटिव में बच्चे को बाहर निकालना है, वो डिलीवरी कहलाएगी। अर्ली में मुर्दा बाहर निकाला था। प्लासेंटा प्रीविया पहले मैं आऊंगा, लोअर में आऊंगा। क्यों आएगा, खाना नहीं है, नीचे गिर गया, मल्टीपल एग्जैक्ट कॉज डिफेक्टिव डेसिडुआ। हर जगह मुंह मारने से पतला झिल्ली नुमा जीभ के जैसा, कनेक्शन एकदम वीक। जिस दिन हुई एक्टिविटी टूटे तार बहा खून। रिस्क फैक्टर मैनिफेस्टेशन के अंदर धमाकेदार चीज आपको वार्न कर देगा पहले से ही, तो बचाव कर सकते हैं। पेनलेस ब्लीडिंग, सॉलिड एमसीक्यू, वीक कनेक्शन टूटा इसलिए दर्द नहीं हुआ। कंपैरिजन वाले सारे मैनिफेस्टेशन टाइप देखे 4 सामने की तरफ। ब्लीडिंग के आधार पे माइल्ड और सीवियर, नेचर के आधार पे सेंटर और एमसीक्यू वाला जबरदस्त। मोस्ट डेंजरस टाइप सेकंड पोस्टीरियर, क्योंकि क्या नहीं होने देता, एंगेजमेंट। स्टॉल वर्थी और कॉम्प्लिकेशन। डायग्नोसिस देखो, धमाकेदार सवाल। उंगली नहीं करनी है, पीवी नहीं करना है, तार टूट जाएंगे। प्रिवेंशन में जनरल इंटरवेंशन, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज घर पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, रेस्ट करो। अस्पताल में आ गए, शुरुआत में ये धमाके करो। बच्चा पैदा करना ही है तो इसको फॉलो करो, और ये सब करके प्लासेंटा प्रीविया को नमस्कार करके आगे बढ़ो। और कल के लेक्चर में इसी एपीएच के पार्ट 2 एब्रप्टिव प्लासेंटा का वेट करो। तब तक के लिए धन्यवाद।